हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी रिवीजन सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स। और हम पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आज पढ़ते हैं आर्टिकल 142 से। इससे पहले की सारी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 142 क्या कहता है? इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी एटसेट्रा, ठीक है। तो द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री और मेक such order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it, or any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India in such manner as may be prescribed by or under any law made by Parliament, and until provision in that behalf is so made इन सच मैनर एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर प्रिस्क्राइब। तो क्या कहा जा रहा है, अगर सिंपली समझना चाहें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि किसी भी तरीके का ऑर्डर या डिक्री को जो है पास कर सकता है। क्यों? ताकि कंप्लीट जस्टिस करना है, ठीक है। किसी भी केस में अगर कंप्लीट जस्टिस करना है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और इसका डिसीजन क्या होगा? इसका डिसीजन वैलिड होगा अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। कहाँ पे? तो इसका डिसीजन वैलिड कहाँ पे होगा? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि ये जो ऑर्डर है ये कैसे कैरी आउट किया जाएगा। जो कोई भी लॉ जो है इससे रिलेटेड पार्लियामेंट बना सकती है, ठीक है। और जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर लॉ नहीं है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिसाइड करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। ये कहा जा रहा है। देन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट, द सुप्रीम कोर्ट शेल एज रिस्पेक्ट्स द होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैव ऑल एंड एवरी पावर टू मेक एनी ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स और द इन्वेस्टिगेशन और पनिशमेंट ऑफ एनी कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि सुप्रीम कोर्ट जो है होल ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या पावर है कि किसी भी पर्सन को कोर्ट में बुला सकते हैं, ठीक है। अटेंडेंस ऑफ द एनी पर्सन, उसके बाद आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स, और अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोर्ट की इंसल्ट करता है, तो फिर उसको पनिश किया जा सकता है। देन आर्टिकल 143 में क्या कहा जा रहा है? पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ एट एनी टाइम इट अपियर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज़ अराइजन, कि प्रेसिडेंट को अगर लगता है किसी भी टाइम पे कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की बात आ चुकी है, ठीक है, तो और लाइकली टू अराइज या अराइज हो सकता है, विच इज़ ऑफ सच अ नेचर and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for consideration, and the court may after such hearing as it thinks fit report to the president its opinion thereon। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन के लिए, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट लीगल या पब्लिक मैटर आता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस मैटर को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? विल हियर द मैटर एंड गिव एडवाइस, ठीक है, कि उस मैटर को सुनेगी और अपना एडवाइस देगी, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये जो भी एडवाइस दिया जाएगा तो ये बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो फॉलो करे, चाहे तो फॉलो ना करे। सिंपली क्या कहा जा रहा है? द प्रेसिडेंट में नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द प्रोविजियो टू द आर्टिकल 131 refers a dispute of this kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for opinion, and the Supreme Court shall after hearing as it thinks fit report to the President its opinion thereon। तो कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कुछ सर्टेन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एडवाइस के लिए भेज सकते हैं। अगर इवन इफ वी नॉर्मली जो है ये डिस्प्यूट अलाउ नहीं है आर्टिकल 131 के अंदर, फिर भी वो भेज सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्टेन डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अगर वो नॉर्मली अलाउ नहीं है फिर भी, तो यही कहा जा रहा है कि आर्टिकल 131 में क्या है, वहाँ पे बात की गई है कुछ डिस्प्यूट्स के बारे में, जैसे कि सेंट्रल वर्सेस स्टेट। तो ये इसका प्रोविजियो क्या कहता है कि कुछ डिस्प्यूट नॉर्मली अलाउ नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के अंदर, लेकिन प्रेसिडेंट जो है फिर भी वैसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के पास ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है।
और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उस मैटर को सुनेगी और अपना एडवाइस देगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर वो डिस्प्यूट नॉर्मली भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकता है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्टिल जो है पूछ सकते हैं ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट को, बस सिंपली ये कहा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ ओनली एडवाइजरी है, ठीक है, ये सिर्फ ओपिनियन है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो फॉलो करें या फॉलो ना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो जो भी जजमेंट्स और प्रोसीडिंग्स है इसको रिकॉर्ड किया जाता है किसके लिए, इविडेंशियरी वैल्यूज़ के लिए, और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, आर्टिकल 215 में है। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब कि जो भी जजमेंट और जो भी प्रोसीडिंग्स है इसको रिकॉर्ड किया जाता है और इसका एक अपना इविडेंशियरी वैल्यू है और इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। और हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, तो हाई कोर्ट के पास पावर है टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि रिव्यू कर सकता है और करेक्ट कर सकता है अपने जजमेंट को, हैंस बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन। ठीक है, बट नॉट ऑन द लाइन्स एज सुप्रीम कोर्ट डज। ठीक है, तो ये पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिव्यू करने का और अपने जजमेंट को करेक्ट करने का उसी तरीके से जिस तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और इसलिए ये गलत हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो ये बट लगा के किया गया था ना कि बट नॉट ऑन द लाइन्स एज सुप्रीम कोर्ट डज। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हाई कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने का एंड करेक्ट इट्स ओन जजमेंट। ठीक है, और ये बाउंड है, हैंस बाउंड बाय प्रीवियस डिसीजन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं। तो बेसिकली सिंपल आप इतना याद रख सकते हैं कि हाई कोर्ट के भी पास पावर है रिव्यू का। ठीक है, देन हाई कोर्ट्स हैव पावर टू रिव्यू देयर ओन जजमेंट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्शन 114 रीड विथ ऑर्डर 47 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। और ये जो पावर है हाउएवर इज एक्सरसाइज्ड विद इन डिफाइंड लिमिट्स एंड नॉट द सेम एज एन अपील। ठीक है, तो ये डिफाइंड जो है जो भी लिमिट इसके लिए डिफाइन किया गया है उसके अंदर है। तो बेसिकली हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि रिव्यू कर सकते हैं अपने खुद के जजमेंट्स को और पनिश कर सकते हैं कंटेम्प्ट के लिए। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसके लिए हाई कोर्ट क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। देन अब देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, governed by Contempt of Court Act 1971 which outlines procedure for investigation and punishment of contempt। ठीक है, तो ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये कैसे गवर्न होता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत ये गवर्न होता है, जो कि आउटलाइन करता है कि क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन का और क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो HN सयाल कमेटी के ऊपर बेस्ड है। ये भी पूछा जा चुका था, 2022 में पूछा जा चुका है कि HN सयाल कमेटी के ऊपर बेस्ड था ये। ठीक है, और ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आखिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट। तो एक है सिविल कंटेम्प्ट, एक है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट कहने का मतलब है कि विलफुली जो है डिसओबीडियंस किया जा रहा है कोर्ट के ऑर्डर का या जजमेंट का, मतलब जानबूझ के ही कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा या उसके जजमेंट को डिसओबे किया जा रहा है। देन क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, पब्लिकेशन और एक्शन, कोई भी पब्लिकेशन और एक्शन जो कि स्कैंडलाइज करता है और लोअर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक है, कि कोर्ट के अथॉरिटी को लो कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, या इंटरफेयर कर रहा है जस्टिस के साथ, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ। ठीक है, सिविल कंटेम्प्ट क्या हुआ कि अगर मान नहीं रहा है कोर्ट के ऑर्डर को या जजमेंट को। ठीक है, ये क्या हुआ, सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई पब्लिकेशन लाया जा रहा है या कोई भी ऐसा काम किया जा रहा है जिससे कि स्कैंडलाइज हो रहा है या कोर्ट की अथॉरिटी को क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है जस्टिस के साथ, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। तो अगर कंटेम्प्ट कब नहीं होगा, कंटेम्प्ट तब नहीं होगा जब इनोसेंट पब्लिकेशन हो, कि जो भी पब्लिकेशन है कैसा है, इनोसेंट है, फेयर रिपोर्टिंग है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का, कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुआ है उसका फेयर रिपोर्टिंग है, सही सही बताया गया है, सच बात बताया गया है। ठीक है, और रीजनेबल क्रिटिसिज्म भी अलाउ है। जो भी जुडिशियल एक्ट है क्या उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता, यस, हमें बोलने का हक है, रीजनेबल क्रिटिसिज्म अलाउ है। तो पनिशमेंट क्या मिल सकता है, तो पनिशमेंट यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी मिल
सकता है कितने टाइम के लिए, अप टू 6 मंथ्स फाइन जो है लिया जा सकता है, अप टू 2000 रुपीज़ जो है फाइन लिया जा सकता है, और दोनों भी हो सकता है, ठीक है, या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 मंथ के लिए, या फाइन लिया जा सकता है, दोनों लिया जा सकता है। और टाइम लिमिट क्या दिया हुआ है कि ये केस जो है मस्ट बी फिल्ड विद इन अ ईयर, ठीक है, विद इन अ ईयर इस केस को फिल करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कंटेम्प्ट हैपेंड, जब कंटेम्प्ट हुआ उससे 1 साल के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि आफ्टर 1 ईयर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसीलिए केस को फाइल करना पड़ेगा 1 ईयर के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ये जो लॉ है ये डज नॉट अप्लाई टू न्याय पंचायत, ये न्याय पंचायत और सिमिलर विलेज कोर्ट में अप्लाई नहीं होगा। मतलब क्या है इसका कि स्मॉल लोकल कोर्ट्स जो है ये कवर्ड नहीं है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। देन अब देखते हैं सैलरीज एंड अलावेंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट का सैलरी एंड अलावेंस फिक्स्ड कौन करेगा, तो पार्लियामेंट करेगी सैलरीज एंड अलावेंसेस को फिक्स, और इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है पोस्ट अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। कब किया जाएगा, अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है। देन आर्टिकल 125 में क्या है कि सैलरी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी कहाँ पे चार्ज होता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और पेंशन क्या मिलेगा, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो लास्ट सैलरी लिया गया था उसका 50% पेंशन मिलेगा। देन हाई कोर्ट का सैलरीज कहाँ चार्ज होता है, तो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज होता है, और पेंशन होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, ये बात याद रखना है। सैलरी कहाँ से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, और पेंशन कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, आर्टिकल 221, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन अब देखते हैं कि आखिर जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ जजेस। तो ग्राउंड्स है कि अगर यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यहाँ पाया गया कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं या इनकैपेसिटी है, देन प्रोसीजर अगर देखें तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर, ठीक है, कैसे होगा रिमूवल, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर, और यहाँ पे पार्लियामेंट का रिकमेंडेशन जो है ज़रूरी है, ठीक है, रिक्वायर पार्लियामेंट रिकमेंडेशन। तो हमने क्या देखा कि ग्राउंड क्या है कि अगर इनको प्रूफ कर दिया जाए कि ये मिसबिहेव कर रहे हैं या इनकैपेसिटी को प्रूफ कर दिया जाए, प्रोसीजर होगा जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर। और अभी तक जो याद रखने वाली बात है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अब तक इम्पीच नहीं किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स फॉर रिमूवल, ठीक है। तो मोशन जो है साइन किया जाएगा 100 लोकसभा एमपीज के द्वारा या 50 राज्यसभा एमपीज के द्वारा। देन जो स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे वो एडमिट कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं मोशन को, इस बात को याद रखना है, ठीक है। साइन पहले तो मोशन को साइन किया जाना चाहिए या तो 100 लोकसभा एमपी हो गया या 50 राज्यसभा एमपीज के द्वारा, ठीक है। देन यहाँ पे चेयरमैन की भी बारी आएगी, चेयरमैन या स्पीकर की, कि वो चाहे तो एडमिट करे या रिजेक्ट करे मोशन को। देन इंक्वायरी कमेटी, 3 मेंबर कमेटी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी चार्जेस को। आउटकम क्या होगा कि अगर गिल्टी पाए गए तो मोशन फिर हाउस में जाएगा कंसिडरेशन के लिए, और फिर पास होना चाहिए विद ए स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। फिर पास कैसे होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। देन फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इशू करेंगे फाइनल रिमूवल ऑर्डर को। अब नेक्स्ट देखते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा अपील आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, ठीक है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो अपील्स अलाउ है अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि ये जो केस है इसमें इन्वॉल्व है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, तो मतलब ये सीरियस और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसमें कि जिसके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, और जो भी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो वो अफेक्ट करेगा फाइनल जो भी डिसीजन होगा केस का उसको। तो इसीलिए ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये सीरियस इशू है, इसीलिए जो है हाई कोर्ट क्या कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है कि हाँ यहाँ पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए होता है कब, अंडर आर्टिकल 132 एंड अंडर आर्टिकल
134A के अंदर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे दैट अ केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, स्कोप अगर हम देखें तो अपील कैन स्टेम फ्रॉम सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए भी अपील हो सकता है। देन ग्राउंड्स अगर देखें, इफ अ सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड एनी पार्टी कैन अपील ऑन द बेसिस दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन वाज रॉन्गली डिसाइडेड। ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया तो कोई भी पार्टी जो है अपील कर सकता है इस बेसिस पे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था इसको सही से डिसाइड नहीं किया गया है, ये रॉन्गली डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली देख लेते हैं हम बेयर एक्ट से। तो आर्टिकल 132 के अंदर एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, की कुछ केसेस में अपील जो है हाई कोर्ट से आ सकता है। ठीक है, एन अपील शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर्स ऑफ ए हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इन सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स। तो किस किस केस में आ सकता है? सिविल में, क्रिमिनल में और अदर प्रोसीडिंग्स में। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करे अंडर आर्टिकल 134, ठीक है, आर्टिकल 134 और ए के अंदर क्या करे, हाई कोर्ट सर्टिफाई करे कि इस केस में क्या इन्वॉल्व है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात याद रखना है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए यहाँ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, इसीलिए हाई कोर्ट इसको सर्टिफाई करेगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वेयर सच अ सर्टिफिकेट इज गिवन एनी पार्टी इन केस में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड दैट एनी सच क्वेश्चन अफॉरसेड हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड। ठीक है, तो अगर सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तो कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकता है इस बेसिस पे कि ये जो भी क्वेश्चन है ये सही से डिसाइड नहीं हुआ है, ये रॉन्गली डिसाइड हुआ है। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन फाइनल ऑर्डर इंक्लूड्स एन ऑर्डर डिसाइडिंग एन इशू which if decided in favor of the appellant would be sufficient for the final disposal of case। ठीक है, तो जो ये फाइनल ऑर्डर कहा जा रहा है ना, तो फाइनल ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लास्ट जजमेंट ऑफ द होल केस, इसमें इंक्लूड है कि अगर कोई एक भी डिसीजन लिया जाता है किसी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर, ठीक है, तो अगर वो डिसाइड किया गया हो आपके फेवर में तो वुड एंड द एंटायर केस। तो उससे क्या होगा कि ये सफिशिएंट होगा, तो जिससे कि फाइनल डिस्पोज किया जाएगा केस को। ठीक है, तो सिंपली इसको क्या कहा जा रहा है कि सपोज कोई भी ऐसा केस है जो कि डिपेंड किस चीज़ के ऊपर है कि ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। ठीक है, तो अगर कोर्ट डिसाइड करता है इस इशू को कि अगर ठीक है कि ये वैलिड है, इफ़ येस तो ये केस कंटिन्यू करेगा, और अगर कहा जाए कि नहीं ये इनवैलिड है तो ये केस जो है इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये जो है ना, सो दिस इशू अलोन कैन डिस्पोज द होल केस। तो इसका क्या मतलब है कि एक इशू जो है पूरे केस को ही डिस्पोज कर सकता है, इसीलिए ऐसे ऑर्डर को क्या ट्रीट किया जाता है, एज ए फाइनल ऑर्डर। तो ये क्या बात है कि इवन वन इशू, एक इशू जो है फाइनल ऑर्डर है और ये फिनिश कर सकता है होल केस को कि अगर येस हो गया तो केस कंटिन्यू करेगा, और अगर नो हो गया तो केस जो है ख़त्म हो जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 133 एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, अपील सेल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा किसी भी फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर, कोई भी चाहे जजमेंट हो, डिक्री हो, फाइनल ऑर्डर हो, उसका अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर हाई कोर्ट जो है सर्टिफाई करे आर्टिकल 134 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आखिर कंडीशन क्या है, तो दैट द केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। अगर इस केस में क्या हो कि कोई इम्पॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन हो जो कि अफेक्ट कर रहा हो काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है, उसके बाद दैट इन द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेड क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट को ऐसा लगे कि नहीं इस क्वेश्चन को डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट को ही डिसाइड करना चाहिए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 132 एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 मे अर्ज एज वन ऑफ द ग्राउंड इन सच अपील दैट अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रॉन्गली डिसाइडेड। तो क्या कहा जा रहा
रहा है कि अगर फिर भी यहाँ पे जो है आर्टिकल 132 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अपील है, लेकिन उसके बाद भी कोई पर्सन जो है सुप्रीम कोर्ट में सिविल केस में जा सकता है, आर्ग्यू कर सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको रॉन्गली डिसाइड किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इवन सिविल अपील में भी, ठीक है, सिविल अपील में भी यू कैन रेज कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एरर, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन अब अगर देखें कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल, नो अपील शेल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स लाइट टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर्स ऑफ वन जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि इवन इफ जो अबव रूल है यहाँ पे अलाउ है अपील, ठीक है, तो फिर भी जो है नो अपील शेल लाई, फिर भी अपील नहीं होना चाहिए फ्रॉम वन जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं अगर डिसीजन जो है सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी एक जज ने उस डिसीजन को लिया है तो आप उसके लिए डायरेक्टली नहीं जा सकते अनलेस पार्लियामेंट्स प्रोवाइड। जब तक कि पार्लियामेंट आपको प्रोवाइड ना करे, आप कब जा सकेंगे? तभी जा सकेंगे अगर पार्लियामेंट ने बाय लॉ अलाउ कर रखा है। तो सिंपल सा हमने क्या देखा कि सिविल अपील के केस में तो आप ये भी कह सकते हो कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी सही से डिसाइड नहीं था। देन आप इसमें क्या हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे कि कोई डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील नहीं है अगर सिंगल जज हाई कोर्ट का डिसीजन है, ठीक है, कि अगर हाई कोर्ट में सिंगल जज ने डिसीजन दिया है तो जब तक कि पार्लियामेंट अलाउ ना करे, ये कहा जा रहा है। देन अब देखते हैं एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। अब क्रिमिनल मैटर्स में क्या होगा समझते हैं। सिविल में देख लिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में देख लिया। तो एन अपील सेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। कब जाएगा अपील सुप्रीम कोर्ट के पास? अगर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट ने क्या किया हो, हैज़ एन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन एंड sentenced him to death, has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in trial convicted the accused person, sentenced him to death, or certifies under article 134A that the case is fit one for appeal to the supreme court। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 134 में क्रिमिनल मैटर्स के बारे में है कि क्रिमिनल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट से, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या है सिचुएशन कि हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है एक्विटल एंड गिव्स डेथ सेंटेंस। मतलब कि लोअर कोर्ट ने कहा नॉट गिल्टी, कि लोअर कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला कि हाँ ठीक है आप गिल्टी नहीं है। देन हाई कोर्ट कहता है कि गिल्टी हैं और डेथ पेनल्टी भी दिया हुआ है। तब इस केस में जो है अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हाई कोर्ट क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है एक्विटल को और डेथ सेंटेंस दे रहा है। मतलब लोअर कोर्ट ने कहा कि आप गिल्टी नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि नहीं आप गिल्टी है, डेथ पेनल्टी मिलेगा। इस केस में जो है अपील जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, अलाउ है। देन सिचुएशन 2 अगर हम देखें कि हाई कोर्ट विदड्रॉज द केस, ठीक है, एंड ट्राइज इट सेल्फ। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट ने खुद ब खुद जो है अपने आप से केस ले लिया है लोअर कोर्ट से। कहाँ से? लोअर कोर्ट से केस ले लिया है, ठीक है, और ट्रायल खुद कर रहा है और डेथ सेंटेंस दे रहा है। देन अपील अलाउ है कि ट्रायल खुद कर रहा है और डेथ सेंटेंस भी दे रहा है। देन सिचुएशन अगर 3 हम देखें यहाँ पे क्लॉज सी में, सब क्लॉज सी में क्या कहा जा रहा है, सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134A। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट खुद ही कहे कि ये केस जो है फिट है अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में, देन ये अलाउ है, ठीक है। यहाँ पे इवन इफ नो डेथ पेनल्टी, अगर यहाँ डेथ पेनल्टी नहीं हो फिर भी ये अलाउ रहेगा। देन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एन अपील अंडर सब क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट टू सच प्रोविजन एज मे बी मेड इन दैट बिहाफ अंडर क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 145 एंड टू सच कंडीशन एज हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश और रिक्वायर। तो सिंपल इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ये हाई कोर्ट का जो ये सर्टिफिकेट है ना, ये अलोन इनफ नहीं है हाई कोर्ट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के कंडीशन को भी। देन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन सुप्रीम कोर्ट एनी फर्दर पावर टू इंटरटेन एंड हियर अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन सच लॉ। तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट
लॉ बना सकती है और अलाउ कर सकती है कि और टाइप के जो भी क्रिमिनल अपील्स है वो सुप्रीम कोर्ट को अलाउ किया जा सकता है कि ठीक है आप और भी अपील्स को ले सकते हैं विथ कंडीशन या लिमिट्स। मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक्सपेंड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल एपेलेट पावर को। आर्टिकल 134A, ठीक है, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एवरी हाई कोर्ट पासिंग और मेकिंग जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस रेफर टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 132, क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 133 एंड क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134। तो यहाँ पे क्या है, सब क्लॉज ए मे इफ इट डीम्स फिट so to do on its own motion and shall if the oral application is made by on behalf of the party aggrieved immediately after passing or making of such judgment, decree, final order or sentence, ठीक है, determine as soon as may be after such passing or making the question whether a certificate of nature referred to in sub clause 1 of article 132 or clause 1 of article 133 or the case may be sub clause C ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 134 मे बी गिवन इन रिस्पेक्ट टू दैट केस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जजमेंट देने के बाद हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट कैन ऑन इट्स ओन सुओ मोटो गिव सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहा जा रहा है कि इफ़ पार्टी इमीडिएटली रिक्वेस्ट, अगर ओरल रिक्वेस्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट जो है कंसीडर कर सकता है कि ठीक है सर्टिफिकेट इसको देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट, और क्या कहा जा रहा है इसमें कि हाई कोर्ट क्विकली डिसाइड करेगा इस चीज़ को कि सर्टिफिकेट देना भी है या नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए हो सकता है, आर्टिकल 132 के लिए भी, 133 के लिए भी और 134 के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे 134 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में क्या कहा जा रहा है, सर्टिफिकेट अपील में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रूल भी फॉलो होगा और हाई कोर्ट का कंडीशन भी, ठीक है। और आर्टिकल 134 क्लॉज 2 में हमने ऑलरेडी देखा कि पार्लियामेंट जो है इंक्रीज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के अपील पावर्स को। एंड आर्टिकल 134 क्लॉज आर्टिकल 134 ए के अंदर क्या है कि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगी ऑन इट्स ओन और पार्टी रिक्वेस्ट, या तो खुद से ही हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगी सुओ मोटो या पार्टी के रिक्वेस्ट पे, और डिसाइड करेगी क्विकली। सिंपल सी ये बात है सर्टिफिकेट के बारे में कि कैसे दिया जाएगा, ठीक है। देन सिविल अपील्स को और भी देख लेते हैं हम। तो आर्टिकल 133 में क्या है कि सिविल केसेस जैसे कि लैंड डिस्प्यूट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, लेकिन कब जाएगा, जब हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि हाँ ये फिट है अपील के लिए, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट लीगल इशू इन्वॉल्व है। रेस्ट्रिक्शंस अगर हम देखें तो जनरली नो अपील लाइज फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ ए सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट, जो कि हमने ऑलरेडी देखा कि अगर कोई सिंगल जज जो है जजमेंट दे रहा है हाई कोर्ट का तो वो अपील नहीं जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री लॉ, कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाए तो ठीक है, नहीं तो अगर सिंगल जज ने कुछ हाई कोर्ट का जजमेंट, कुछ भी उन्होंने अपना जजमेंट दिया है तो उसके लिए हम नहीं अपील कर सकते। सो अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 134, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिमिनल अपील्स के बारे में है। तो ये आर्टिकल डिक्टेट करता है कि कब जो है क्रिमिनल केस को अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। डेथ सेंटेंस के केसेस में, कि डेथ सेंटेंस के केसेस में क्या होगा, एन अपील लाइज इफ हाई कोर्ट हैज़। तो अपील कब किया जाएगा, जब हाई कोर्ट क्या करेगा, रिवर्स्ड एंड एक्विटल एंड सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा, विड्रॉन अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट, ट्राइड इट एंड सेंटेंस द एक्यूज टू डेथ, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ जब कहा जा रहा है रिवर्स एक्विटल एंड सेंटेंस टू डेथ, कि अगर हाई कोर्ट क्या कर रहा है, ओवरटर्न कर रहा है लोअर कोर्ट के एक्विटल को, मतलब क्या कह रहा है कि लोअर कोर्ट को ये मिला था कि ये गिल्टी नहीं है, ठीक है, कि समवन वाज नॉट फाउंड गिल्टी, लेकिन हाई कोर्ट क्या करती है कि नहीं, कहती है कि नहीं ये तो गिल्टी है, और उसको फिर क्या करती है, कन्विक्ट करती है और डेथ सेंटेंस देती है। तब इस केस में पर्सन जो है डायरेक्टली अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट में और कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देन दूसरा क्या है कि विड्रॉन अ केस फ्रॉम ट्रायल कोर्ट एंड सेंटेंस्ड, कि अगर हाई कोर्ट क्या कर रही है कि एक केस को ले रही है लोअर कोर्ट से, ठीक है, और डायरेक्टली कंडक्ट कर रही है ट्रायल और फिर डेथ सेंटेंस दे रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, डायरेक्ट अपील किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और ये अलाउ है, ओके। देन इफ हाई कोर्ट कंफर्म्स एक्विटल, तो अगर
ट्रायल कोर्ट ने क्या किया था, ट्रायल कोर्ट हैड एक्विटेड, मतलब ट्रायल कोर्ट ने फ्री कर दिया था पर्सन को कि ये गिल्टी नहीं है। देन हाई कोर्ट भी अग्री कर रही है और कह रही है कि हाँ ये पर्सन गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो फिर देयर इज नो ऑटोमेटिक राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो अब वो इंसान सुप्रीम कोर्ट में क्यों ही जाएगा, क्यों ऑटोमेटिक राइट होगा, ठीक है, क्योंकि उसको लोअर कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों कह रही है कि ठीक है तुम फ्री हो, ठीक है। तो कोई ऑटोमेटिक राइट अब नहीं मिलता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया जाए, क्योंकि लोअर कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी दोनों कोर्ट ने कह दिया कि हाँ ये गिल्टी नहीं है। तो फिर ऑटोमेटिक राइट नहीं है अपील करने का सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अनलेस द हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट इज़ फिट केस टू बी अपील्ड, जब तक कि हाई कोर्ट खुद ही सर्टिफाई ना करे कि नहीं ये केस जो है फिट है और इस केस को अपील किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सब कंडीशन है। देन ये हमने देखा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का कि अपील इज परमिटेड इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज। तो ये दो केस में हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगा कि नहीं ये केस फिट है सुप्रीम कोर्ट के अपील के लिए, तो जो है इसको क्या करना पड़ेगा, तब जाके अपील किया जा सकता है। देन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, तो पार्लियामेंट कैन कन्फर एडिशनल पावर ऑन सुप्रीम कोर्ट टू हियर द क्रिमिनल अपील्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो एडिशनल पावर सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है कि आप जो है और भी तरीके का क्रिमिनल केसेस को, क्रिमिनल अपील आपके पास आ सकता है, ठीक है। ये सब कुछ है, कुछ और चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 134A में क्या कहा जा रहा है, इंसर्ट्स सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट। 34A में कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट की जरूरत है और ये हाई कोर्ट को अलाउ करता है कि आप सर्टिफाई कर सकते हैं केसेस को अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो अलाउ करेगी तो सुओ मोटो खुद से भी कर सकती है, मतलब कोई भी केस अपने से उठा के भी कह सकते हैं कि ये फिट है, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, या कोई एप्लीकेशन मिले तो, ठीक है। देन आर्टिकल 136 में क्या है, स्पेशल लीव टू अपील है, ठीक है। तो ये इंपावर करता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये ग्रांट करे स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर, किसी भी मैटर में, इंक्लूडिंग ऐसा मैटर जो कि आर्टिकल 133 एंड 134 में नहीं भी आ रहा है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ग्रांट कर सकती है स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा। तो सिंपल टर्म में आपको समझना है कि क्या क्या सिचुएशन है और कब आप अपील कर सकते हैं। तो अगर हाई कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस दे दे आफ्टर रिवर्सिंग एक्विटल, की लोअर कोर्ट ने माफ कर दिया था, ठीक है, लोअर कोर्ट ने कहा था कि गिल्टी नहीं है लेकिन हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया, तो यहाँ पे डेफिनेटली ऑटोमेटिक राइट मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने का। देन दूसरा केस है कि हाई कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस दे रहा है, कैसे, आफ्टर टेकिंग ओवर केस, मतलब कि ये जो है खुद से ही इस केस को लेकर, कहीं पे ये केस है और उस केस को खुद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट डेथ सेंटेंस दे रही है, तो इस केस में भी ऑटोमेटिक राइट आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड वाला कंडीशन जो हमने पढ़ा कि विड्रॉ अ केस फ्रॉम ट्रायल कोर्ट एंड सेंटेंस, ठीक है, कि किसी भी लोअर कोर्ट से केस ले रही है हाई कोर्ट खुद से, ठीक है। तो ये वाला रहा कि किसी भी लोअर कोर्ट से केस को लेकर के खुद ट्रायल करके अगर पनिशमेंट दे देती है, डेथ सेंटेंस मिल जाता है उसको, तो फिर ऑटोमेटिक राइट बनता है सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। देन हाई कोर्ट कन्फर्म्स एक्विटल, ठीक है, कि नो अनलेस सर्टिफाइड बाय हाई कोर्ट एज फिट फॉर अपील। तो मतलब क्या है कि अगर हाई कोर्ट ने ही एक्विटल कंफर्म कर दिया, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलेगा जब तक कि हाई कोर्ट खुद ना कहे कि अपील के लिए ये केस फिट है या नहीं। तो ये सारा प्रोसेस है। देन हाई कोर्ट के पास अगर देखें तो हाई कोर्ट का वाइडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, देन इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से एपेलेट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का ज़्यादा है, ठीक है, बड़ा है, ठीक है, हैंडल कर सकता है, कर सकती है हाई कोर्ट क्या क्या, सिविल और क्रिमिनल अपील्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट से, ठीक है। फर्स्ट अपील जब किया जाएगा तो ऑन लॉ प्लस फैक्ट्स होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट अपील में लॉ और फैक्ट्स दोनों की बात करी जा रही है कि आप चैलेंज कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। द लीगल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, अगर रॉन्ग लॉ को अप्लाई कर दिया गया और फैक्ट मतलब एविडेंस भी रॉन्गली जो है असेस कर दिया गया, मतलब यहाँ पे जब आप फर्स्ट अपील करेंगे हाई कोर्ट के पास तो आपके पास ये ऑप्शन है कि लॉ और फैक्ट दोनों को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो लीगल इंटरप्रिटेशन था तो लॉ को सही से अप्लाई नहीं किया गया, और फैक्ट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो एविडेंस था इसको रॉन्गली असेस किया गया है, और यूजुअली ये जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के पास, ठीक है। देन सेकेंड अपील में सिर्फ ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली, तो अब सिर्फ जो है ना अब फैक्ट
के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर कोई लीगल इंटरप्रिटेशन कुछ गलत है तब आप बात करेंगे। तो आप यहाँ पे दोबारा से जब चैलेंज करेंगे तो आप फैक्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है एविडेंस सही नहीं दिया गया था, ठीक है। तो यू कैन अपील ओनली इफ देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो आप अपील कब करेंगे, अगर यहाँ पे क्या हो, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ठीक है, वेदर अ लीगल प्रोविजन वॉज अप्लाइड करेक्टली, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आप यही देखेंगे जो भी लीगल प्रोविजन था ये करेक्टली अप्लाई हुआ है या नहीं, ठीक है। आप सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखेंगे कि लीगल प्रोविजन सही से अप्लाई हुआ है या नहीं, ठीक है। तो यूजुअली ये कहाँ जाएगा, गोज फ्रॉम फर्स्ट एपेलेट कोर्ट टू हाई कोर्ट। तो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएगा। और यहाँ पे जब आप देख रहे हैं फर्स्ट अपील तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट के पास जा रहा है, सेकंड अपील मतलब कि ये एक बार अपील हो चुका है, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट से हाई कोर्ट के पास जा रहा है, ठीक है। देन अब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट का। तो यहाँ पे कुछ चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि वाइडर एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, सिविल और क्रिमिनल अपील को हैंडल करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट से। फर्स्ट अपील में लॉ और फैक्ट दोनों होगा और सेकंड अपील में ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ ओनली। देन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हाई कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे काफी बार क्वेश्चन भी आ चुका है 2012 में, 14 में। तो आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है इन डिस्प्यूट, ठीक है। तो कौन कौन से चीज़ में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अगर सेंटर वर्सेस स्टेट की कोई बात है, या स्टेट वर्सेस स्टेट का कोई बात है, या सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में, कि सेंटर वर्सेस स्टेट अगर है, या स्टेट वर्सेस स्टेट है, या सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट है, तो ये ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास इन सारे केसेस में जाएगा, ठीक है। अप्लाइज ओनली इफ लीगल राइट, मतलब कि लॉ और फैक्ट दोनों इन्वॉल्व है तब अप्लाई किया जाएगा। प्राइवेट सिटीजन्स जो है कोई भी केस को आर्टिकल 131 के अंदर नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे कौन ला सकता है, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट। और सुप्रीम कोर्ट जो है अवॉइड करता है इस केस में पॉलिटिकल क्वेश्चन को, सुप्रीम कोर्ट इस केस में अवॉइड करेगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केस में। तो यहाँ आपको क्या पता चला कि ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, मतलब स्टेट वर्सेस स्टेट है, तो हाई कोर्ट के पास जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट तो अपने ही जुरिस्डिक्शन में काम करेगा ना, ठीक है, अपने ही एरिया में, तो फिर अदर स्टेट को कैसे इंटरटेन करेगा। तो इसीलिए स्टेट वर्सेस स्टेट या सेंटर वर्सेस स्टेट या सेंटर प्लस स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट ये सब कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट अवॉइड करता है पॉलिटिकल क्वेश्चन को। और प्राइवेट सिटीजन जो है यहाँ केसेस लेकर के नहीं आ सकते हैं आर्टिकल 131 के अंदर। तो पॉलिटी को आपको एटलीस्ट 2 बार बहुत अच्छे से रिविजन करना है, क्योंकि पॉलिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पॉलिटी के क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अगर पार्शियल नॉलेज है या थोड़ा बहुत याद है तो काफ़ी सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में एक्सेप्शन से ही भरा पड़ा है कि ये कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, प्रेसिडेंट कब एसेंट देंगे नहीं देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अब देखते हैं कि कुछ मैटर ऐसा है जिसको आर्टिकल 131 के अंदर एक्सक्लूड किया गया है, मतलब ये सब को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी। तो कौन कौन सा चीज़ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटीज़ और एग्रीमेंट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो गया, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट या पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में, और अगर रिकवरी ऑफ डैमेजेस है, कोई भी डैमेज हुआ उसका रिकवरी करना है। तो ये जो फर्स्ट सूट था वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है कि क्या क्या एक्सक्लूड है। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कमर्शियल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ठीक है। देन हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में अगर देखें तो नैरोअर है, इसका जो हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कंपेयर में नैरो है, कम है। तो अब देखते हैं क्या क्या किस एरिया में हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो इलेक्शन डिस्प्यूट का, अगर एमपी और एमएलएज का कोई भी तरीके का इलेक्शन डिस्प्यूट होता है तो कहाँ जाएगा, एमपी एंड एमएलएज का जाएगा हाई कोर्ट में। या रेवेन्यू मैटर है तब भी जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। देन
फंडामेंटल राइट का जब इन्फोर्समेंट करना हो तब भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट के पास। मतलब ओरिजिनल की कहने का क्या मतलब है कि डायरेक्टली उस कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, एपेलेट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं। तो जब फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराना हो तब हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मतलब ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए पहले लोअर कोर्ट्स के पास जाएंगे देन एपेलेट आएगा, नहीं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। देन केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। तो अगर कोई ऐसा केस है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट से, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने की बात है तो जाएगा डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास। देन नेक्स्ट, ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन इन हाई वैल्यू केसेस। ठीक है, तो जो है क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जैसे कि कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली हाई कोर्ट्स, तो इनके पास क्या पावर है कि ये डायरेक्टली केस जो है सुन सकते हैं सिविल केसेस को। मतलब कि लोअर कोर्ट में पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ हाई वैल्यू केसेस में होगा। कोई अगर बड़ा मनी डिस्प्यूट है, कोई बिग मनी डिस्प्यूट है या कुछ भी इस तरीके का हाई वैल्यू केसेस में ऐसा होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। लेकिन ये जो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है ये पहले होता था कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट के पास, इसको एबोलिश कर दिया गया है 1973 में। ठीक है, तो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन जो है हाई वैल्यू केसेस में अलाउ है कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट को, लेकिन क्रिमिनल केसेस में अलाउ नहीं है, सिविल केसेस में अलाउ है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, कस्टोडियन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के बारे में हमने ये सारी चीज़ें देखी कि हाई कोर्ट का जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, नैरोअर है कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। और कहाँ कहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट के पास, तो इलेक्शन डिस्प्यूट में, एमपी और एमएलएज का, रेवेन्यू मैटर्स में, और अगर फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्समेंट कराना हो तब, और कुछ केसेस है जो कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट से आएगा जिसमें कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात है। और ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है किसमें, हाई वैल्यू केसेस में, कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के पास। ठीक है, देन देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 3 ये अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि अपॉइंट करे, टू अपॉइंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। लेकिन हाउएवर नॉट अ सिंगल जूरिस्ट हैज़ बीन एवर अपॉइंटेड, लेकिन अब तक जो है कोई भी सिंगल जूरिस्ट जो है, सिंगल डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन ये कहा जा रहा है आर्टिकल 124 एंड क्लॉज 3 के अंदर प्रेसिडेंट को क्या कहा गया है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एडिशनल प्रोविजंस है रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट। कुछ एडिशनल प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। एडहॉक जज आर्टिकल 127, तो व्हेन अपॉइंटेड व्हेन देयर इज लैक ऑफ कोरम इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो एडहॉक जज आर्टिकल 127, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एडहॉक जज को कब अपॉइंट किया जाएगा, जब यहाँ पे कोरम नहीं है। मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने जज अवेलेबल होने चाहिए उतने अवेलेबल नहीं हैं, तो अपॉइंट कौन करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। किसके कंसेंट पे, प्रेसिडेंट के कंसेंट पे, और उनको कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। तो अगर वो एडहॉक जज को किसी भी हाई कोर्ट से ले रहे हैं तो वहाँ के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेम एज रिक्वायर्ड फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए चाहिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए। और पावर और प्रिविलेजेस जो है सेम होगा एज रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो रेगुलर सुप्रीम कोर्ट जज का पावर और प्रिविलेजेस होगा उसी तरीके से सेम पावर होगा। तो एडहॉक जजेस आर्टिकल 127 के अंदर इनको कब अपॉइंट किया जाएगा, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कोरम नहीं होगा। सीजेआई अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट के कंसेंट के साथ और कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट को। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सेम चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ज़रूरी है, और पावर और प्रिविलेज भी सेम मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। देन सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130। ठीक है, तो परमानेंट लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में है, लेकिन ऑल्टरनेट सीट जो है सीजेआई अपॉइंट कर सकते हैं अनदर सीट। ठीक है, इसके लिए प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए होगा। और ये कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ऑप्शनल प्रोविज़न है, कि ऐसा नहीं है कि कहीं और सीट बनाना ही बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पर हो सकता है ऑल्टरनेट सीट जो है सीजेआई अपॉइंट कर सकते हैं अनदर सीट को भी, और इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। देन प्रोसीजर ऑफ कोर्ट, अब कुछ
प्रोसीजर है कोर्ट का वो देख सकते हैं। तो जो रूल मेकिंग पावर है तो सुप्रीम कोर्ट रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, अपना खुद का जो भी प्रोसीजर वगैरह है, लेकिन इसमें भी प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इवन ये सुप्रीम कोर्ट अपने प्रोसीजर को भी रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेसिडेंशियल अप्रूवल चाहिए। देन बेंच का कंपोजिशन अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस जो भी होगा इसको डिसाइड किया जाएगा बाय अ बेंच ऑफ एटलीस्ट 5 जजेस। तो हमने क्या देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होगा या अगर कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस होगा तो इसको डिसाइड किया जाएगा, कम से कम इसमें 5 जजेस जो है होने चाहिए, ठीक है। और अदर केसेस को डिसाइड किया जाएगा सिंगल और डिवीजन बेंचेस के द्वारा। देन जजमेंट डिलीवरी, ठीक है। तो ये जो जजमेंट डिलीवरी होगा ये किसके ऊपर बेस्ड होगा, मेजोरिटी वोट के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। तो जो डिसेंटिंग ओपिनियंस है वो भी अलाउ है और उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर सपोज किसी अगर 5 जजेस हैं, 3 में से 3 ने मेजोरिटी वोट दिया, ठीक है, और 2 लोगों का जो व्यू था वो अलग था, लेकिन उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा और वो भी जो है अलाउ है और रिकॉर्ड किया जाएगा। तो डिसेंटिंग ओपिनियंस आर्टिकल 145 क्लॉज 5 के अंदर ये एक्सप्लिसिटली क्या कहता है, स्टेट्स दैट दिस मेजोरिटी रिक्वायरमेंट डज नॉट प्रिवेंट एनी जज हु डिसएग्री फ्रॉम डिलीवरिंग अ सेपरेट डिसेंटिंग जजमेंट और ओपिनियन। तो ये जो है अगर मेजोरिटी में कोई भी फैसला आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जो और जजेस हैं वो डिसएग्री नहीं कर सकते हैं, वो डिसएग्री कर सकते हैं और वो डिलीवर कर सकते हैं सेपरेट डिसेंटिंग जजमेंट को और अपने ओपिनियन को, ये कहा जा रहा है, ठीक है। देन अब देखते हैं आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशल लीव। तो ये क्या है, स्पेशल लीव ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम जजमेंट्स ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल को छोड़ करके इसमें क्या होगा कि ग्रांट किया जाता है स्पेशल लीव टू अपील, ठीक है, फ्रॉम जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट। तो समझते हैं ये क्या है। तो अ पेटिशन टू सुप्रीम कोर्ट आस्किंग फॉर स्पेशल परमिशन टू अपील, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का पिटिशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और यहाँ पे क्या मांगा जाता है, स्पेशल परमिशन मांगा जाता है अपील के लिए। और ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, कोई गारंटीड राइट नहीं है। तो अब ये स्पेशल जो है अपील बाय स्पेशल लीव, तो ये कौन फाइल करेगा, तो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन फाइल अगेंस्ट अ जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी अगर कोई पर्सन है तो वो क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है अगेंस्ट जजमेंट और ऑर्डर, किसी भी कोर्ट के जजमेंट और ऑर्डर के अगेंस्ट जो है फाइल कर सकता है, ठीक है, किसी भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। अगर कोर्ट मार्शल का केस है तो उसमें स्पेशल लीव पिटीशन अलाउ नहीं है, लेकिन अदर में अलाउ है, ठीक है। तो किस टाइप के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, फाइनल ऑर्डर को भी चैलेंज किया जा सकता है, जैसे जजमेंट अगर किसी हाई कोर्ट का जजमेंट है या इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स है, ठीक है, ऑर्डर पास्ड ड्यूरिंग एंड ऑन गोइंग केस, ठीक है। मतलब क्या है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स का मतलब कि केस अभी चल ही रहा है, ऑनगोइंग केस है, ये चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो कौन कौन सा मैटर कवर है स्पेशल लीव पिटीशन में, सिविल केसेस है, क्रिमिनल केसेस है और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है। उसके बाद व्हेन इट इज़ यूज्ड, इसको कब यूज़ किया जाता है, तो रेयरली यूज़ किया जाता है और ओनली इन एक्सेप्शनल और सीरियस मैटर्स में, ठीक है। तो इसको कब यूज़ किया जाता है, रेयरली यूज़ किया जाता है और एक्सेप्शनल और सीरियस मैटर्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर लग रहा है कि जस्टिस का मिसकैरेज हुआ है, ठीक है, अगर लग रहा है कि ग्रेव लीगल एरर्स है या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तभी स्पेशल लीव पिटीशन को लाया किया जा सकता है, ठीक है, फाइल किया जा सकता है। देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, आर्टिकल 143 के अंदर कि कौन एडवाइस ले सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी मैटर को रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। कौन सा मैटर को वो रेफर करेंगे, तो कोई भी एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कि कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है और फैक्ट है जो कि पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी है, पब्लिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देन डिस्प्यूट रिलेटेड टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, ट्रिटीज और सनद्स, कि ऐसा डिस्प्यूट जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट है या ट्रिटी है या सनद है, तो क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कि उनको एडवाइस देना ही पड़ेगा। तो इन जो ए नंबर का जो केस है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ चाहे तो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं कि कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन या लॉ है, पब्लिक
कोई भी ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है कि मुझे नहीं देना अपना ओपिनियन, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला केस है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज और सनद्स वाला, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। तो नेचर ऑफ ओपिनियन क्या है, तो ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज एडवाइजरी इन नेचर। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है ये कैसा होगा, एडवाइजरी होगा नेचर में, ठीक है। ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। एक तो पहला कंडीशन हमने देखा कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी मना कर सकती है ऑप्शन ए में, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं, ठीक है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के केस में नहीं। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी मना कर रही है कि मुझे ओपिनियन नहीं देना, और दूसरे में अगर ओपिनियन मिल भी गया तो ये एडवाइजरी है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तो कुछ पास्ट रेफरेंसेस लिया गया है, जैसे केशव सिंह केस में, थर्ड जजेस केस में, ठीक है, ये इन सारे में कुछ ये सब पास्ट जो है रेफरेंसेस है। देन अब देखते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 147 के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। किस चीज़ का, फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट। देन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स यूज्ड, क्या क्या जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए क्या क्या डॉक्ट्रिन को यूज़ किया जा सकता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, तो ये सब डॉक्ट्रिन का यूज़ किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए। देन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इन सबको भी। तो अब कुछ की डॉक्ट्रिन्स देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेरेबिलिटी ये क्या है, तो if a law has some unconstitutional part, only those are struck down, rest remains valid। तो क्या कहा जा रहा है, सपोज कोई लॉ है, ठीक है, अब इसमें इतना सा पार्ट क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसी को स्ट्रक डाउन किया जाएगा और जो पार्ट सही है उसको वैलिड रखा जाएगा, तो ये है सिवेरेबिलिटी। देन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, तो यहाँ क्या है कि अ पर्सन कैन वॉलेंटरी गिव अप देयर फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो है वॉलेंट्री चाहे तो गिव अप कर सकता अपने फंडामेंटल राइट को। कब नहीं कर सकता, एक्सेप्ट व्हेन इट अफेक्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट, तो तब नहीं कर सकता जब ये अफेक्ट कर रहा हो पब्लिक इंटरेस्ट को, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर क्या है कि पर्सन जो है वॉलेंट्रीली गिव अप कर सकता अपने फंडामेंटल राइट को, और वो कब नहीं करेगा, तब नहीं करेगा जब ये अफेक्ट करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले वाले जो लॉज हैं जो कि वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट को, आर नॉट वॉइड बट जस्ट इन ऑपरेटिव। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहले से लॉ बना हुआ है और फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, तो ये वॉइड नहीं होगा लेकिन इन ऑपरेटिव हो जाएगा, और इसको रिवाइव किया जा सकता है इफ़ कंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड। तो इसको कब रिवाइव किया जाएगा कि इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड, कि उस लॉ से जब इनकंसिस्टेंसी को हटा लिया जाएगा, जो भी इनकंसिस्टेंट पार्ट है उसको हटा लिया गया, तो फिर से वो लॉ रिवाइव हो जाएगा। मतलब सिंपल से आप एक बात देखिए कि ये एक लॉ है, ठीक है, ये कब बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना है। अब ये लॉ जो है क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये लॉ फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा, मतलब इक्लिप्स्ड हो गया। और अगर फिर इस लॉ में से चीज़ों को सही कर दिया गया, जो पार्ट था जो वॉयलेट कर रहा था उसको हटा दिया गया, इनकंसिस्टेंसी को रिमूव कर दिया गया, तो फिर से ये रिवाइव हो जाएगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। देन डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, तो अ स्टेट लॉ में अप्लाई आउटसाइड इट्स टेरिटरी इफ देयर इज अ रीजनेबल कनेक्शन। तो जैसे सपोज कोई स्टेट का लॉ है, ठीक है, ये उसके टेरिटरी के आउटसाइड भी अप्लाई होगा, ठीक है, लेकिन अगर कोई रीजनेबल कनेक्शन या कोई रीजनेबल नेक्सस है, ठीक है, विद द स्टेट, देन अगर कोई रीजनेबल कनेक्शन है तभी अप्लाई होगा। सपोज अगर कोई भी लॉ कहाँ पे बना है, अगर कोई भी लॉ बना हुआ है हरियाणा में, सब ठीक है, तो अगर कोई भी लॉ हरियाणा का है तो वो पंजाब पे कब लगेगा, अगर कोई यहाँ रीजनेबल कनेक्शन है तो, अदरवाइज नहीं, यही कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर है, फोकस ऑन ट्रू नेचर सब्सटेंस ऑफ द लॉ इवन इफ टचेस अदर सब्जेक्ट्स इंसिडेंटली। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ फोकस किस चीज़ के ऊपर है, फोकस है ट्रू नेचर ऑफ सब्सटेंस ऑफ द लॉ। अगर ये कोई अदर सब्जेक्ट को भी टच कर रहा है फिर भी ये वैलिड होगा, अगर ये मतलब कहाँ है, विद इन जुरिस्डिक्शन है,
तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कि ट्रू नेचर ऑफ द लॉ के ऊपर ध्यान देना है कि अगर ये अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर है और ये टच भी कर रहा है कुछ अदर सब्जेक्ट को भी इंसिडेंटली, तब भी ये जो है क्या होगा, वैलिड होगा। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। देन डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, व्हाट कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली कैन नॉट बी, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है वो इनडायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता है। ये प्रिवेंट करता है मिस यूज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर को, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर का अगर मिस यूज़ हो रहा है तो उसको ये प्रिवेंट करेगा। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, सामने से नहीं कर सकते, आप वो पीछे से भी नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, तो लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो लेजिस्लेचर है ये क्या बना सकते हैं, लॉ को बना सकते हैं ऐसे मैटर के ऊपर जो कि एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, ठीक है। इफ़ दे आर कनेक्टेड टू अ सब्जेक्ट विद इन इट्स डोमेन, कि आप उसके ऊपर लॉ बना सकते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट आपके ही डोमेन पे होना चाहिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं लेजिस्लेचर, लॉ बना सकते हैं मैटर्स के ऊपर जो कि एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, ठीक है, ये कहा जा रहा है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीसिडेंट, तो पास्ट जजमेंट मस्ट बी फॉलोड इन सिमिलर फ्यूचर केसेस। क्या कहा जा रहा है कि पास्ट जजमेंट को फॉलो किया जाना चाहिए सिमिलर फ्यूचर केसेस में, इससे क्या रहता है, कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी बना रहता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया। देन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, कि अगर पार्लियामेंट और स्टेट पास करता है लॉ किसके ऊपर, कंकरेंट सब्जेक्ट के ऊपर, तो सेंट्रल लॉ जो है प्रिवेल करेगा अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है, क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है। तो इस डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट चेंजेस और ओवर रूल एन ओल्ड लीगल इंटरप्रिटेशन, द न्यू इंटरप्रिटेशन विल अप्लाई ओनली टू फ्यूचर केसेस। तो कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, चेंज करती है, ओवर रूल करती है कोई भी ओल्ड लीगल इंटरप्रिटेशन को, तो न्यू इंटरप्रिटेशन जो है क्या होगा, अप्लाई होगा किसके ऊपर, ओनली टू फ्यूचर केसेस। जो फ्यूचर केसेस होगा उसके ऊपर न्यू इंटरप्रिटेशन अप्लाई होगा, ठीक है। पास्ट केसेस पे अप्लाई नहीं होगा और उन केसेस पे अप्लाई नहीं होगा जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, जो डिसाइड हो चुका है वो हो चुका है, उस पे अप्लाई नहीं होगा, ये फ्यूचर केसेस पे अप्लाई होगा। देन डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है, व्हेन टू लॉज कन्फ्लिक्ट, कि जब दो लॉ कन्फ्लिक्ट में आते हैं, दे शुड बी इंटरप्रेटेड इन हार्मनी। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि जब दो लॉ कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो इसको इंटरप्रेट किया जाना चाहिए कैसे, हार्मनी में, सो दैट बोथ कैन को एग्जिस्ट, ताकि दोनों क्या कर सके, को एग्जिस्ट कर सके। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए, शुड बी इंटरप्रेटेड इन ब्रॉड एंड जेनरस मैनर, नॉट नैरो और रिजिड। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ब्रॉड और जेनरस मैनर में, ना कि नैरो और रिजिड मैनर में। देन कुछ अदर पावर भी है सुप्रीम कोर्ट का, उसको देख लेते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेकर के, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। देन यूपीएससी कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंक्वायर्स इनटू कंडक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर्स ऑन रेफरेंसेस बाय प्रेसिडेंट। तो इंक्वायरी कर सकती है यूपीएससी के मेंबर्स के ऊपर, ठीक है, कंडक्ट ऑफ यूपीएससी मेंबर्स ऑन रेफरेंसेस बाय द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के द्वारा रेफरेंस दिया गया है तो। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस होगा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। इस बात को याद रखना है कि यूपीएससी कंडक्ट में सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस बाइंडिंग होगा। देन सेल्फ करेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है, ठीक है, आर्टिकल 137 के अंदर। देन केस मैनेजमेंट, कैन विड्रॉ केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट और ट्रांसफर केसेस बिटवीन हाई कोर्ट। तो ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है कि हाई कोर्ट से किसी भी केस को विड्रॉ किया जा सकता है और ट्रांसफर किया जा सकता है केसेस को हाई कोर्ट के बीच में। देन अब कुछ देख लेते हैं बाइंडिंग अथॉरिटी। तो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो जो भी लॉ डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बाइंडिंग है सारे इंडियन कोर्ट्स पर। आर्टिकल 141 क्या इंश्योर करता है, इन यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, ठीक है, कि लॉ
में क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। देन पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट कैन एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स रिलेटेड टू द यूनियन। तो यूनियन से रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकती है, एक्सपेंड कर सकती है। देन आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है किसी भी तरह का डिक्री ऑर्डर जो कि कंप्लीट जस्टिस के लिए नेसेसरी है किसी भी पेंडिंग केसेस में, ठीक है। और ये कब यूज किया जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म में, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट क्या कर सकती है, पास कर सकती है कोई भी ऑर्डर या डिक्री कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यूनियन कार्बाइड केस, तो इसमें क्या किया गया था, ये किससे रिलेटेड है, भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया था आर्टिकल 142 टू ओवरराइड पार्लियामेंट्री लॉ, कि पार्लियामेंट्री लॉ को भी ओवरराइड किया था आर्टिकल 142 के अंदर, और अवार्ड किया था कंपनसेशन, किसको, विक्टिम्स को कंपनसेशन दिया गया था। तो यहाँ पे कुछ पावर हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला इलेक्शन डिस्प्यूट के केस में कि ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के केस में। देन यूपीएससी के कंडक्ट के केस में इंक्वायर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट अगर रेफरेंस दिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा तो, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस फिर बाइंडिंग होगा। देन सेल्फ करेक्शन हमने देखा कि अपने ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। देन केस मैनेजमेंट, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के बीच ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, या हाई कोर्ट से केस को विड्रॉ कर सकती है। देन बाइंडिंग अथॉरिटी, हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी लॉ डिक्लेयर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बाइंडिंग होगा सारे कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 141 क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ, क्या इंश्योर करता है, आर्टिकल 141 इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन लॉ। देन पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट कैन एक्सपेंड सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन इन मैटर रिलेटेड टू यूनियन, ये भी हमने देखा। देन कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 142 के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट, कितने तरीके का एडवोकेट्स हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो एक सीनियर एडवोकेट्स, ठीक है, तो डेजिग्नेशन अगर हम देखें तो बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और जो है सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन कौन देगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। और किसके ऊपर बेस होगा, मेरिट के ऊपर, बार स्टैंडिंग के ऊपर, कितना स्पेशल नॉलेज है उनके पास या किस तरीके का लीगल एक्सपीरियंसेस है। एलिजिबिलिटी अगर देखें तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है सीनियर एडवोकेट के रूप में, ठीक है। मतलब जो रिटायर जज है, चीफ जस्टिस हैं या जज है हाई कोर्ट के, उनको भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। देन प्रैक्टिस रूल अगर हम देखें तो मस्ट अपीयर विद एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात याद रखना है कि अगर इनको प्रैक्टिस करना है तो इनको आना पड़ेगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। देन डेजिग्नेशन प्रोसेस अगर हम देखें एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 हैंडल किया जाता है पार्लियामेंट दैट इज परमानेंट, ओके। तो परमानेंट कमेटी के द्वारा हैंडल किया जाता है। इसमें मेंबर कौन होंगे डेजिग्नेशन प्रोसेस में, तो परमानेंट कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेयरपर्सन होंगे, देन 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे, और 1 बार मेंबर जो है हो सकते हैं जिसको कि नॉमिनेट किया जाता है सीजेआई के द्वारा, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो डेजिग्नेशन प्रोसेस है ये कैसे होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2013 के रूल के तहत होगा, और इसको हैंडल किया जाता है परमानेंट कमेटी के द्वारा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो है चेयरपर्सन होंगे, इसमें 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल और 1 बार मेंबर जिसको कि नॉमिनेट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हर लॉयर के पास क्या जो है अधिकार नहीं होता है कि वो डायरेक्टली केस को जो है फाइल कर सकते हैं। तो जो ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होंगे वही जो है क्या कर सकते हैं, केस को फाइल कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैन फाइल एन एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और नॉर्मल लॉयर जो है ये नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और पास करना चाहिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम को। देन एग्जामिनेशन अगर देखें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ 1959 में, कंडक्ट किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, ठीक है। तो कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है अंडर बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, और सुपरवाइज किया जाता है सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के द्वारा अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया,
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है कि एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1959 में। एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, और सुपरवाइज किया जाता है इसको सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स के द्वारा, जिसको कि अपॉइंट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ट्रेनिंग जो है 1 ईयर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग करना पड़ेगा एडवोकेट और सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंडर, जो जिनके पास एक्सपीरियंस 10 ईयर्स ऑफ प्लस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन अदर एडवोकेट्स के बारे में देखते हैं कि ये रजिस्टर होते हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत विथ स्टेट बार काउंसिल। लिमिटेशन अगर देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं अनलेस अगर इसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, तब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं, और अगर कोर्ट ने परमिट किया है तभी। तो याद रखना है लिमिटेशन क्या है, जो भी अदर एडवोकेट है ये सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते हैं। अगर ये काम कर रहे हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर तब हो सकते हैं, या परमिट किया गया है कोर्ट के द्वारा तब हो सकते हैं। देन रिकॉग्निशन अगर हम देखें तो एडवोकेट एक्ट 1961 रिकॉग्नाइज करते हैं एडवोकेट्स को एज द ओनली क्लास ऑफ पर्सन। तो एडवोकेट्स कौन होंगे, ओनली क्लास ऑफ पर्सन जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉ इंडिया में। तो अगर हम जब कह रहे हैं एडवोकेट तो इसका मतलब है कि वो इंडिया में लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए हम एडवोकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं उनको, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज, जो जिनको कि रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एडवोकेट्स विथ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके रिकॉग्निशन में, ये पूछा भी जा चुका है। तो याद रखना है एडवोकेट कौन है, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। देन कुछ एडिशनल प्रोविजन भी देख लेते हैं, और उससे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सीनियर एडवोकेट के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे डेजिग्नेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है, किसके बेसिस के ऊपर, मेरिट, बार स्टैंडिंग या स्पेशल नॉलेज या कोई लीगल एक्सपीरियंस है तो। और सीनियर एडवोकेट कौन होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। और प्रैक्टिस का रूल क्या है कि ये अपीयर होंगे तो इनके साथ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें हमने देखी। देन हाई कोर्ट का एडिशनल प्रोविजन हम देख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 222। तो पावर अगर देखें तो प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन उनको कंसल्ट करना पड़ेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। अलावेंसेस अगर हम देखें तो ट्रांसफर्ड जजेस को कंपनसेटरी अलावेंस मिलेगा, और ये डिसाइड कौन करेंगे, किसके द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। देन जुडिशियल रिव्यू, तो जो ट्रांसफर्ड जज है वो चैलेंज कर सकते हैं इस मूव को, क्योंकि जिसको ट्रांसफर किया गया है वही तो चैलेंज कर सकेंगे ना, तो वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, और यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से क्या होगा, यही देखा जाएगा कि ये जो ट्रांसफर था आर्बिट्रेरी नहीं था, सही ट्रांसफर था। देन थर्ड जजेस केस, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा कॉलेजियम के साथ, ठीक है। कॉलेजियम में कौन होंगे, ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस प्लस रेलिवेंट हाई कोर्ट चीफ जस्टिस होंगे। तो थर्ड जजेस केस में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनसे कंसल्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन एडिशनल और एक्टिंग जज, तो आर्टिकल 224, तो एडिशनल और एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट का। देखिए यहाँ हाई कोर्ट के केस में भी क्या चीज़ है कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं, ना कि जो है गवर्नर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस, प्रेसिडेंट जो है एडिशनल जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। अगर टेम्परेरी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उसके लिए। एज लिमिट अगर देखें तो ये 62 के बाद सर्व नहीं कर सकते हैं एज ए एडिशनल और एक्टिंग जज। कब नहीं सर्व कर सकते, कैन नॉट सर्व आफ्टर 62 ईयर्स। और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 227, स्कोप क्या है, सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल स्टेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स के को छोड़ करके सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ये सुपरिंटेंडेंस कर सकते हैं हर स्टेट कोर्ट को और हर ट्रिब्यूनल्स को, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आएगा इनके अंडर, ठीक है। टाइप्स अगर देखें तो ये कवर कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस को। पावर यूज, ये इनके पास सुओ मोटो भी है, ठीक है, कैन एक्ट सुओ मोटो इन केसेस ऑफ, अगर एक्सेस जुरिस्डिक्शन कहीं हो रहा है और वायलेशन हो रहा है नेचुरल जस्टिस का, या मैनिफेस्ट इनजस्टिस लग रहा है कि हाँ कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, सुपर इंटेंडेंस कर सकते हैं सारे स्टेट कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल्स को भी, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होगा। और हमने ये भी देखा कि सुओ मोटो केस भी ये ले सकते हैं अगर एक्सेसिव जुरिस्डिक्शन हो गया है तो, या वायलेशन हुआ है नेचुरल जस्टिस का तो, या मैनिफेस्ट अगर इनको लग रहा है कुछ इनजस्टिस हुआ है तो। देन कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल है, यहाँ पे गवर्नर का रोल आता है। कंसल्टेड इन अपॉइंट, अब जब सब ऑर्डिनेट कोर्ट की बात आ गई, यहाँ गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक अपॉइंट कौन करेंगे, या कोई भी चीज़ है प्रेसिडेंट ही रहेंगे। तो कंसल्टेड इन अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज प्लस जुडिशियल ऑफिसर्स,
तो अगर अपॉइंटमेंट या प्रमोशन करना है डिस्ट्रिक्ट जज का या जुडिशियल ऑफिसर का तो यहाँ पे गवर्नर का रोल आता है। और विड्रॉल ऑफ केसेस, तो हाई कोर्ट के पास क्या पावर है, विड्रॉ कर सकते हैं केसेस को। अगर लगता है कि यहाँ पे सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है तो केसेस को विड्रॉल भी कर सकते हैं। देन बाइंडिंग नेचर, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है बाइंडिंग होगा सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर, ये बात याद रखना है। देन अब देखते हैं कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जिनका की कॉमन जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स या यूटी के साथ। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। बॉम्बे तो याद रखना है महाराष्ट्र में है, गोवा, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, चारों का बॉम्बे हाई कोर्ट, ये सब कॉमन जुरिस्डिक्शन है। देन गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है और अरुणाचल में है। तो ये याद होना चाहिए आपको कि ये सब किसके अंडर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल। देन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, ये किसके जुरिस्डिक्शन में है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जुरिस्डिक्शन में है। देन कलकत्ता हाई कोर्ट, किसके कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में कौन कौन है, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो आप ये शायद सोचना भी मुश्किल होगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है किसके जुरिस्डिक्शन में है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के। देन मद्रास हाई कोर्ट, तो मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु और पुडुचेरी। देन केरला हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन केरला और लक्षद्वीप में है, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या क्या आ गया, तो महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है। गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल और असम, ठीक है। देन नागालैंड, मिजोरम। देन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ है। कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु और पुडुचेरी है। देन केरला हाई कोर्ट में केरला और लक्षद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने फुल्ली सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हम सबऑर्डिनेट कोर्ट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो रिवीजन करते रहिए और एग्ज़ाम अभी काफ़ी नियर है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पढ़ते रहिए।